Japanese Prime Minister is in India, and Japan planned $75 billion investment across Indo-Pacific to counter China. ये जापान ने इंडिया में प्लेज किया है $75 बिलियन। नहीं, ये इंडिया के लिए है जी, और इंडिया के डिस्पोजल पे है, चूंकि इस इलाके में डेफिनेटली जाहिर है कि इंडिया को वो एक लीडिंग रोल दे चुके हैं, और वेस्ट स्पेसिफिकली यूनाइटेड, सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हो रहा है। हिंदुस्तान ने पूरा प्रोग्राम परसों चलाया था जिसमें उन्होंने कहा था पाकिस्तान बेच रहा है अपने एहसासे। हमें पता है इस पे बात हो रही है, इसी बात पे फंसा हुआ है। लुक एट दैट। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री तेल पाइपलाइन तैयार है। पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना मिलकर 18 मार्च को शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे। हालांकि ये पाइपलाइन जून से काम करना शुरू करेगी। 1999 से 2014 तक ये जो 25 साल का समय रहा है, इसमें भारत में स्टेबल सरकारें नहीं रही। गठबंधन की सरकार फुल मेजोरिटी किसी को मिली नहीं, सब गठबंधन की लिए थी कि जोड़े तोड़े की खिचड़ी सरकारें रहीं। इस बीच में इंडिया का आंतरिक मुद्दों में इंडिया इतना उलझा हुआ था कि किसी प्राइम मिनिस्टर के पास में अपनी वो सरकार बचाए या वो फॉरेन पॉलिसी संभाले, इसलिए इंडिया कभी ध्यान नहीं दे पाया। चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए ग्वादर में, श्रीलंका में हम्बन टोटा, बांग्लादेश में चिटगोंग, हर तरफ से इंडिया को घेरने की तैयारी कर ली। भूटान में, नेपाल में भी उसने अपनी सरकारी बैठाई, भूटान छोड़ दो, अब नेपाल में उसने अपनी सरकार बैठा दी, हर तरफ से घेरने की तैयारी। अब इंडिया का 2014 के बाद से काम ये था कि एक तरफ ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, चाइना घेराबंदी कर रहा है, इसको तोड़े, दूसरी साथ साथ में चाइना को भी घेरने का काम करे। तो चाइना के पड़ोसियों को, वियतनाम को, अन्य देशों को, इंडोनेशिया को, ये जितने भी चाइना के क्रिटिकल पड़ोसी हैं या आसपास में, इनको हथियार देना, इनको ब्रह्मोस देना, इनको और मिसाइलें देना, साथ ही साथ जापान, ताइवान, इन जैसे और देशों के यहाँ साथ में अपने मजबूत डील करना, ये बहुत जरूरी था ताकि चाइना को भी घेरा जा सके। वही होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की बवाली हो गई। अब हमें समझ नहीं आ रहा, ना नोटू मिले, अब हम सऊदी को बोल रहे हैं नोटू दो, ना नोटू दो, वो कह रहे चल भाग जा, दौड़ जा यहाँ से। क्योंकि पाकिस्तान को इस सारी गेम से बाहर धकेल दिया गया है, दीवार से लगा दिया गया है, टोटली आइसोलेटेड कर दिया गया है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जापान जो है वो सारे का सारा अपना वजन इंडिया के पलड़े में डाल गया, और नरेंद्र मोदी जो है उनकी वो जो ग्लोबल साउथ की जो पॉलिटिक्स है, ये जो ग्लोबल साउथ के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे नरेंद्र मोदी एंड डॉक्टर जयशंकर, वो सारी की सारी जो डिबेट है उसको इस वक्त दुनिया में वाहिद मुल्क जो है पाकिस्तान है जो इस पे एतराज कर रहा है कि ये रीलिंग रोल हम नहीं मानते। बाकी आप मुझे एक मुल्क बता दें इंक्लूडिंग अफगानिस्तान या कोई ऐसा मुल्क जो ये कह रहा हो कि इस खित्ते में इंडिया का लीडिंग रोल जो है हम उसको चैलेंज करते हैं। अंदर से किसी को पसंद है या नहीं पसंद ये दूसरी बात है, लेकिन एक कंसेंसस ऑफ ओपिनियन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में डेवलप हुआ है तो उसकी मौजूदगी में जाहिर है इसे कोई तो है जो पाकिस्तान के एटमी असासों के पीछे पड़ा हुआ है, कोई तो है कि जिसकी बुरी नज़र है हमारे एटमी प्रोग्राम पर। सऊदी अरेबिया में 10 इंडियन इंटरनेशनल स्कूल्स बनाए गए हैं बच्चों के लिए सऊदी अरेबिया में। उसके अलावा सऊदी अरेबिया में जो एजुकेशन है इंडिया की वो प्रमोट की जा रही है। कोई तो है जो ये चाहता है कि भारत इस खित्ते की वाहिद एटमी सुपर पावर बन जाए। कोई तो है जो ये चाहता है कि इस्लामी दुनिया की पहली और वाहिद एटमी पावर को कमज़ोर कर दिया जाए। वो अपने बच्चों को अगर शुरू से ये आदत डाल देंगे ना, इंडिया तुम्हारे साथ झगड़ रहा है, इंडिया को मारो, इंडिया का कोई बंदा है उसको मारो, इंडिया का कोई बंदा है अपने घर बिठा के रोटी तो खिलाओ एक दफ़ा, वो तुम्हें उससे डबल ना प्यार दे। मुझे बात करना यार, जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इंडियन जो टीचर्स हैं उनकी भी तादाद बहुत ज़्यादा है। इंडियंस वहाँ स्कूल बना रहे हैं। I have been with Indian people. I have a lot of Indian friends. They are really lovely people and I really miss them. I really miss them. I often talk with them. मेरी उनसे बात होती है, सब कुछ होता है। पाकिस्तान के बच्चे कह रहे हैं कि इंडिया से नफरत करनी चाहिए, इंडिया से बिल्कुल दोस्ती नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है हम अपने बच्चों को सिखा ही रहे हैं, बता ही रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और हमारी उससे दोस्ती नहीं हो सकती। जापान ने इंडिया में प्लेज किया है $75 बिलियन चाइना को काउंट करने के लिए। दोनों देशों के बीच ट्रांसपोर्ट बेहतर करने के लिए साल 2021 में मैत्रेई सेतु भी बनाया गया था। ये त्रिपुरा के सरभूमि से बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ता है। दोनों देशों को अब रेल मार्ग से भी जोड़ा गया है।
इस मामले में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार एस डी मुनी कहते हैं, तो ये चीजें अगर आप देखें कि किधर से किधर हम पहुंच गए हैं, हमसे वादे क्या किए गए, किस तरह का पाकिस्तान बना के दोगे और किस तरह का पाकिस्तान दे रहे हो, वो उससे आगे चले हैं। अब ये जो फॉर एग्जांपल वंदे भारत जो एक्सप्रेस है, तकरीबन कहा जा रहा है कि कोई 130 किलोमीटर की स्पीड से जो चल रही है, और वो कह रहे हैं जनाब कि इंडियन जो लोकोमोटिव स्टैंडर्ड्स हैं वो बड़े रेवोल्यूशनरी हैं। भारत के लिए बांग्लादेश उसका अहम पड़ोसी और मित्र है। साल 2021-22 में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था और एशिया में भारत के निर्यात के लिहाज से ये सबसे बड़ा देश था। अब तक बांग्लादेश में तेल भारतीय रेल के जरिए भेजा जाता था और इसे सड़क मार्ग से आगे पहुंचाया जाता था। इस पाइपलाइन के शुरू होने के बाद सड़क यातायात में होने वाला बांग्लादेश का खर्च बच जाएगा। बांग्लादेश और भारत के बीच ऐसे प्रोजेक्ट का बड़ा फायदा त्रिपुरा, असम और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्यों को होता आया है। ये 3 राज्य पूर्वोत्तर में बांग्लादेश से आयात किए जाने वाले सामानों का जरिया है। इसे समझते हुए बीते कुछ सालों में दोनों देशों की सरकारों ने कई नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस रीजन में एक बड़ी डेवलपमेंट, एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक बड़ा मंसूबा जो कुछ कंट्रीज के हालात बदल के रख देगा। इस वक्त आपको बताते हैं कि एक बड़ा मंसूबा बांग्लादेश और इंडिया के बीच तय पा गया है। फ्रेंडशिप पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन का एग्रीमेंट, और जिसको इनॉग्रेट किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड बांग्लादेश शेख हसीना ने। इसके कितने बेनिफिट्स होंगे इंडिया को, बांग्लादेश को और भूटान से लेकर नेपाल तक, सबको सिवाय पाकिस्तान के। आज अगर देखा जाए तो हाफ ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंडिया की जो हैं वो डिजिटली हो रही हैं। दिस इज व्हाट दे आर प्रॉमिसिंग टू पीपल ऑफ इंडिया। आपने हमारे साथ क्या प्रॉमिस किया कि वो चाइनीज आएंगे, वो सड़कें बनाएंगे, वो हमें चाइनीज आएंगे, वो हमें ग्वादर देंगे, चाइनीज आएंगे। आपने हमसे क्या प्रॉमिसेस किए हुए हैं? इसका भुगतान भी भारत सरकार ने ही किया है। इस पाइपलाइन की क्षमता 10 लाख मीट्रिक टन प्रति साल है। इससे उत्तरी बांग्लादेश के 7 राज्यों में हाई स्पीड डीजल पहुंचाया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड यानी NRL मार्केटिंग टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन पार्वतीपुर डिपो तक डीजल पहुंचाने का काम करेगी। एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है वो कहा जा रहा है कि वो 22% बढ़ी है, और रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो डबल हो गई है एज़ कम्पेयर टू पिछले 5 साल में। ब्रॉडबैंड जो है, जब मोदी जी आए थे वो 61 मिलियन थे और अभी तकरीबन 816 मिलियन जो है वो पिछले साल हो गए, जिससे दोनों देशों की कनेक्टिविटी बढ़े और सीमाएं ज़्यादा खोली जाएं। कई मौक़ों पर शेख हसीना ने भारत को चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट को इस्तेमाल करने का न्योता भी दिया है, जिससे बांग्लादेश और पूर्वोत्तर राज्य असम और त्रिपुरा के बीच सामानों की आवाजाही बेहतर हुई है। तो चाइना को टफ टाइम देने के लिए भी इंडिया की ये एक स्ट्रेटजी है। तो चाइना और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट से बांग्लादेश बहुत फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन इंडिया भी बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल कर रहा है। वो ऐसे कि इंडिया रशिया से बहुत बड़े पैमाने पर तेल हासिल कर रहा है। अगर हम आज से 700-800 साल पीछे चले जाएं, 900-1000 साल पीछे चले जाएं, तो भारत विश्व का पावर सेंटर था। भारत विश्व का एजुकेशन सेंटर था। एजुकेशन के मामले में, पावर के मामले में, पॉलिटिक्स के मामले में, व्यापार के मामले में भारत हर चीज़ में हमको नंबर 1 नज़र आता था। लेकिन जो यहाँ की आपसी फूट थी, जो लोगों की आपसी रंजिश थी, उसके चलते यहाँ पर आक्रांता आए, यहाँ पर आकर के सेटल हुए, उन्होंने अपना शासन भी किया। सिर्फ किसके चलते? क्योंकि भारत में लड़ाई झगड़े हाहाकार मच रहे थे। भारत में एक राजा एक दूसरे के प्रति इतने खून के प्यासे हो गए थे, एक राज्य दूसरे राज्य के प्रति इतना खून का प्यासा हो गया था कि उनको आने के लिए रास्ते खोल दिए गए। जयचंद जैसे लोगों ने, या कई सारे लोगों को हमने देखा, चाहे हमने उस समय के जो अफगानिस्तान, जो उसमें अफगानिस्तान था भी नहीं, पर जो वो इलाका था, वहाँ के लोगों ने रास्ते खोले कि चलो तुम हमारे दुश्मन को मारोगे इसलिए हम तुमका साथ देंगे। जयचंद जैसे लोगों ने क्यों आने दिया कि तुम हमारे दुश्मन को मारोगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे। हालांकि वो जो भी हुआ, मुख्य बात यही है, आपसी झगड़े के चलते हुआ है। अंग्रेज़ों ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसके बाद आप अमेरिका को देख लो। अमेरिका का उदय कब होता है? अमेरिका का उदय वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से होता है। उसके पहले भी अमेरिका था, इतना मजबूत क्यों नहीं हो गया? जब पूरा का पूरा यूरोप आपस में एक दूसरे के पीछे तलवार लेके भिड़ गया, कि वही यूरोप जिसने एक समय पे आधी से ज़्यादा दुनिया पे राज किया, वही जब आपस में वही यूरोपीय देश एक दूसरे के पीछे एक दूसरे गला काटने में भिड़ गए, वहाँ पे मौका मिल गया अमेरिका को, और अमेरिका उभर आया। जब एक दौर था जहाँ पर USSR
और यूएसए ये दोनों आपस में एक दूसरे से भिड़ रहे थे तब चाइना तैयारी कर रहा था। ये दुनिया भर में अमेरिका कहीं यूएसएसआर को तोड़ने में लगा रहा है, अमेरिका कहीं इधर लगा है उधर लगा है। इन सब चीज़ों में देखते ही देखते पता नहीं चल पाया कब इतना चाइना बढ़ गया। जब चाइना बढ़ा, अब जब विश्व में चाइना और यूएस बुरी तरीके से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वहां पर जरूरी है इंडिया इस मौके का फायदा उठाए, और इंडिया इस मौके का बहुत अच्छे से फायदा उठा रहा है। एक बहुत ईमानदारी से बात अगर आप सबसे कही जाए तो हमको समझना पड़ेगा, अगर आज जो ये हमारा पड़ोसी चाइना है, अगर ये इतना बवाल ना मचा रहा होता ना, पूरी दुनिया में जो आतंक मचा रखा है कि हमको दुनिया का डेटा भी चोरी करना है, हमको हर जगह अपनी निगरानी भी रखनी है, हमको हर जगह अपनी टांग भी अड़ानी है, हर जगह हाहाकार भी मचाना है, कोविड भी फैलाना है, ये भी फैलाना है, वो भी फैलाना है, बहुत सारी चीज़ें चाइना ने करी हैं जिसकी वजह से भारत को फायदा मिल रहा है। अगर चाइना ये सब ना करता तो भारत को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, भारत पहुँचता जहाँ भारत पहुँच रहा है, लेकिन और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। अभी कम से कम बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है हिंदुस्तान को। अभी चाइना को ये सब जो कंपनीज उठ के इंडिया आ रही हैं चाइना से, ये क्यों आ रही हैं? क्योंकि इंडिया ही ऑप्शन, क्योंकि चाइना वहाँ पर सेटल नहीं होने दे रहा, चाइना के में उनको अपना फ्यूचर नजर आ रहा। ये जो इंडिया में इतनी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो इंडिया के अंदर इतनी सब चीज़ें आ रही है, इससे होगा क्या? इससे रोजगार बढ़ेंगे, यहाँ पर तरक्की होगी, यहाँ पर लोकल कई सारे छोटे छोटे डीलर्स बढ़ेंगे जो कि कल को आगे चल के अपना बढ़ते हैं। चाइना ने खुद से कुछ थोड़ी कर लिया, चाइना में धीरे धीरे दुनिया भर की कंपनीज जाती रही, दुनिया भर की कंपनीज ने जाकर अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाए, उसको देखा देखी में चाइना ने अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर डेवलप कर लिया। जैसे इंडिया भी समय के साथ में वही करता हुआ नजर आएगा।